हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिसमें हमें प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की एडजस्टमेंट सीखने को मिलेगी। तो अभी हम एनालाइज करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ विक्रम लिमिटेड आर गिवन बिलो। आपको विक्रम लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें 31 मार्च 2019 और 20 के डेटा आपको गिवन है। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड में पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 20 की और 90 के बैलेंस है 14 लाख और 12 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 9 लाख और 5,70,000, जिसके बारे में नोट टू अकाउंट्स में पूरी डिटेल बता रखी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 10% डिबेंचर दे रखे हैं 4 लाख और 6 लाख। ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए आपके ट्रेड पेबल है 5,24,000 और 19 में है 3,40,000। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं आपके 1,50,000 और 1,40,000। फिर देखिए असेट साइड है। असेट साइड में आपको नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स दे रखे हैं 24 लाख और 20 लाख। फिर उसमें से लेस कर रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इट मीन्स आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस भी हैं 5 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके 3,60,000 एंड 3,60,000। करंट असेट्स में आपके पास है इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इनके बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। अब देखिए नोट टू अकाउंट्स में आपको में क्लियरली आपको बताया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस में है जनरल रिजर्व। ठीक है, फिर है स्टेटमेंट ऑफ P&L, फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग से दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये P&L के अंदर इन्होंने डाला नहीं है। ठीक है, P&L के अंदर इसको क्रेडिट नहीं किया हुआ है, ये अलग से दे रखा है। ठीक है, तो जब हम इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की कैलकुलेशन करेंगे, तब इसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हुए लेस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको P&L के अंदर डाला हुआ नहीं है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उनके बैलेंस दे रखे आपको 19 और 20 के। फिर चलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बैलेंस है आपके पास में 1,50,000 और 1,40,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट बताया हुआ है, वर्ष के दौरान एक स्थायी संपत्ति, देखिए ईयर में एक फिक्स असेट्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000 थी और जिस पर अब तक 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, को 16,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अगर वो 80,000 की थी और 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी 20,000। उसकी वैल्यू 20,000 थी, लेकिन हमने बेचा उसको कितने में 16,000 में। तो इट मीन्स हमें क्या हुआ है 4,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड में है संदिग्ध दायित्वों में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश की राशि 60,000 और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 70,000 रुपये थी। इट मीन्स आपको प्रपोज डिविडेंड के 19 और 20 के बैलेंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, वर्ष के दौरान 1,60,000 रुपये के विनियोग बेचे गए तथा बाद में उतनी ही लागत के विनियोग क्रय किए गए। तो 1,60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट हैं वो सेल भी किए गए और उतने के ही वापस परचेज भी किए गए। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के 19 और 20 के बैलेंस सेम है। वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का शोधन 10% प्रीमियम पर किया गया। तो ये जो डिबेंचर थे जिनकी वैल्यू पहले 6 लाख थी, फिर 4 लाख हो गई, तो 2 लाख के जो डिबेंचर का रिडम्पशन किया है उसका 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन किया है। ठीक है, फिर देखिए गत वर्ष का कर दायित्व जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1,10,000 रुपये थी। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये का टैक्स पेड किया गया। आपको रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है और यही सारे पॉइंट्स यहाँ इंग्लिश में भी है कि ड्यूरिंग द ईयर द फिक्स assets costing 80,000 against which the depreciation written of 60,000 was sold for 16,000. Second point, in the contingent liability, proposed dividend for the year ending 31st March 2019 was 60,000 and for the year ending 31st March 2020 was 70,000.
During the year investment costing 1,60,000 were sold and later in the year investment of the same cost were purchased. Point number 4, debenture were redeemed at the premium of 10% at the end. And 5, liability for the taxation for the last year came to 1,10,000. You are required to prepare cash flow statement. तो ये इंग्लिश में आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं. इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं. तो वर्किंग नोट में प्रिपेयर करने के लिए हमें एक तो फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट का तो अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, तो इन्वेस्टमेंट का हम रहने देते हैं. फिर हम बना देंगे एक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अकाउंट. तो ये तीनों अकाउंट हम एक बार वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम प्रिपेयर करते हैं फिक्स असेट्स का अकाउंट. तो फिक्स असेट्स का अकाउंट में हमें इनकी कॉस्ट वैल्यू पे लेना है, रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं लेना है. तो आप इसकी कॉस्ट वैल्यू जो दे रखी है फिक्स असेट्स की, उस पे आप इसे बनाएंगे. सबसे पहले हम लिख देते हैं टू बैलेंस BD, इसका ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 20 लाख. इसके बाद में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि आपने एक फिक्स असेट्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000 और उस पर 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, को आपने 16,000 में बेच दिया. तो हमने 16,000 में सेल किया है उसको, और हमें लॉस भी हुआ है. तो यहाँ पे लॉस लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस. ठीक है, और ये हुआ है हमें कितना 4,000 का. ठीक है, और साथ ही में हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट भी हम तैयार कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि उसका बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र कर सके. इसका बैलेंस ओपन होगा क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस था इसका 4 लाख. इसके बाद में हमें ये जो असेट्स के ऊपर, पर्टिकुलर किसी असेट्स के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स असेट्स, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप भी कहते हैं, और वो इसके ऊपर था 60,000. ठीक है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो बैलेंस CD, और वो है 5 लाख. तो इसकी टोटल हो जाएगी 5,60,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर डेप, से हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 1,60,000. तो 1,60,000 हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है. ठीक है, अब देखिए ये जो फिक्स असेट्स का अकाउंट है, इसमें ये वाला बैलेंस ट्रांसफ़र होगा. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय प्रोविज़न फॉर डेप, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप. तो वो हम इसके अंदर लिख देते हैं 60,000. फिर इसका लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, और फिक्स असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास में 24 लाख. फिर हम इस साइड की टोटल करेंगे, क्योंकि हमें लगता है इसी साइड की टोटल ज़्यादा होगी. तो टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगी 24,80,000. ये वाली टोटल भी सेम रहेगी. फिर यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से टू बैंक अकाउंट, और वो आएगा क्या परचेज़. ठीक है, उसे हम परचेज़ मानेंगे, और वो कितना आता है देखिए, जब हम टोटल इसमें से ये माइनस करेंगे 20 लाख, तो ये आ जाएगा 4,80,000. 4,80,000 हमने परचेज़ किया है फिक्स असेट्स. ठीक है, फिर हम बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट. नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट.
ये ओपन हो जाएगा बाय साइड से, बाय बैलेंस BD। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1,40,000, 2019 का बैलेंस। ठीक है, फिर हमें पता है कि टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि हमने जो टैक्स लायबिलिटी पेड की है वो है 1,10,000। तो ये लिख देंगे टैक्स पेड, और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। और बैलेंस CD देखिए कितना है, क्लोजिंग बैलेंस वो है 1,50,000। ये इसका बैलेंस है 1,50,000 क्लोजिंग। फिर इनकी टोटल हो जाएगी हमारे पास 2,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर से हमारे निकल जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा करंट ईयर का प्रोविज़न। करंट ईयर में हमने कितना प्रोविज़न बनाया वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। तो देखिए वो कितना आएगा, जब इसमें से 1,40,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। ठीक है, तो ये है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इससे हमने फाइंड आउट क्या किया है, 1,20,000 करंट ईयर का प्रोविज़न, जिसे हमें जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेशन करेंगे उस समय यूज़ करना है। ठीक है, और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को भी यूज़ करना है। तो अभी हम बनाते हैं हमारा परफॉर्मा। इसके लिए आपको ऐसा डबल कॉलम वाला परफॉर्मा बनाना होगा। डबल कॉलम इसलिए ताकि हम तीनों एक्टिविटी से साथ में कैलकुलेशन करके उसको फाइनली आउटर में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग लगा दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और अभी हम सबसे पहली अपनी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके लिए हमें चाहिए होता है क्या, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। और हमें करंट ईयर का नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, बल्कि क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो उसी से हम फाइंड आउट करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L हमारे पास है 4 लाख। उसमें से हम लेस करते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L वो हमारे पास है कितना, 2 लाख। तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसे हम नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे एप्रोप्रिएशन, या जिसे हम ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशन या फिर नॉन ऑपरेटिंग ऑब्लिक नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस कह सकते हैं जिसको। अब देखिए सबसे पहले तो हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स वो कितना, 1,60,000। ठीक है, देन अब हमें एनालाइज करना है कि हमने कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र तो नहीं किया। तो एक बार हम अपने जनरल रिजर्व के बैलेंस को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व, और वो किया है हमने कितना, 1 लाख। ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस था जनरल रिजर्व का वो था 4,19,000 में, और 20 में था 5 लाख। तो मतलब 1 लाख का हमने ट्रांसफ़र किया है। तो ये 1 लाख हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट देखिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बार जाते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है कि हमने रिडम्पशन किया है डिबेंचर का, और वो भी प्रीमियम पर। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और वो है कितना, 10% ऑन द 2 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख का रिडम्पशन किया है। तो 2 लाख का 10% हो जाएगा हमारे 20,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फिर हम करते हैं एनालाइज किसको,
हमने जो फिक्स असेट्स बेचे हैं उस पे भी हमें लॉस हुआ है, तो वो हम लॉस यहाँ पे लिखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। और वो हमें हुआ है कितना लॉस, 4000 का, वो हमने लिख दिया है। फिर एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो वो हमने राइट ऑफ किए हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं। वो हमने कितने राइट ऑफ किए हैं, वो हमने राइट ऑफ किए हैं 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, गुडविल हो, ये सब आपको लेना है, राइट ऑफ किया है तो हमने राइट ऑफ किए हैं इसमें। पहले 30,000 थे, फिर 20,000 हो गए, तो 10,000 से राइट ऑफ किए हैं। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। फिर हमने ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, उसमें हमने करंट ईयर का टैक्सेशन का प्रोविज़न निकाला था, वो था 1,20,000, वो हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। अब हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रपोज डिविडेंड की। तो प्रपोज डिविडेंड जो है उसका मैंने एडजस्टमेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग बैलेंस है उसी का ही हमें पेमेंट करना है और उसी को हमें P&L के अंदर शो भी करना है। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 60,000, तो वो हमें लेना है, ठीक है। तो हमने ले लिया 60,000। ये इसके लिए जो प्रपोज डिविडेंड है, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक पूरा डिटेल में नोट्स में बता रखा है, पूरा नोट्स बना के, तो आप एक बार वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वीडियो लेक्चर, जिससे आपको प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करना है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटल करेंगे, क्योंकि लगभग मुझे लगता है सारे पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं, जैसा कि मैं अभी देख पा रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इनकी सबकी टोटल करनी है। टोटल जब आप इसकी करोगे इन सब की, तो आपके पास टोटल आएगी 4,74,000। इस 4,74,000 को 2 लाख में ऐड करोगे तो आ जाएगा 6,74,000, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि अभी हमारी कुछ भी नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में। देखिए, सॉरी, लेस कर सकते हैं, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे तो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट क्योंकि वो P&L में ले नहीं रखा है, तो हम इसको वापस लेस कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमें लेस नहीं करना है उसको। तो ये 6,74,000 ही क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स। अब आपको करंट असेट्स देखने हैं, जिसमें डिक्रीज कौन कौन से हो रहे हैं वो देखने हैं। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स आपके पास कितना है, डिक्रीज इन करंट असेट्स आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे ही जो करंट असेट्स हैं, हमारे पास 3 तरह के करंट असेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो वो तीनों ही क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ कोई भी नहीं हो रहा। अब चलते हैं हम लायबिलिटी की तरफ, इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट लायबिलिटी को एनालाइज करना है। तो करंट लायबिलिटी आपके पास है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 19 में थे 3,40,000 और 20 में हो गए 5,24,000। तो इसका मतलब वो क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। और कितने से इंक्रीज़ हुए हैं, 1,84,000 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड पेबल 1,84,000 से इसके अलावा जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है उसका तो हम एडजस्टमेंट कर ही चुके हैं। अब बाकी तो कोई करंट लायबिलिटी आपके पास है नहीं, तो सिर्फ ट्रेड पेबल ही था। तो अब उसे हम ऐड कर देंगे ऊपर वाली टोटल के साथ में। तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल आएगी 8,58,000। अब इसमें से हमें लेस करना है। लेस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट असेट्स। इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब हमारे जो करंट असेट्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहला है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वो भी कितने से, वो हो रही है हमारे, देखिए इन्वेंट्री का बैलेंस था
पहले 3,40,000 और फिर हो गया 370, तो वो इंक्रीज़ हो रही है 1,30,000 से। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल, तो हम लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कितने से, देखिए वो हो रहे हैं पहले 530 थे, फिर 620 हो गए, मतलब वो हो रहे हैं 90,000 से। फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो 20 थे, फिर 24 हो गए, तो 4,000 से हो रहे हैं इंक्रीज़। ठीक है, फिर देखते हैं हम डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। उन तीनों की टोटल कर लेंगे 1,30,000, 90,000 और 4,000, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2,24,000। इस 2,24,000 को जब हम ऊपर वाली टोटल से माइनस करेंगे तो 6,34,000 आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास पिछली टोटल थी 8,58,000 में से 1,30,000 और इसकी तीनों की टोटल हमने करके माइनस कर दी है। फिर चलते हैं हम आगे, इसे हम क्या कहेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से हमें लेस करना है टैक्स पेड। तो हमने इस साल कितना टैक्स पेड किया वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है 1,10,000, तो माइनस करेंगे 1,10,000 तो हमारे आ जाएगा 5,24,000। ठीक है, 5,24,000, इसे ही हम क्या कहेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये है 5,24,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की तरफ। नेक्स्ट होगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको जितने असेट सेल और परचेज किए हैं उसकी डिटेल आपको लेनी है, तो बी लिखते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले हम सेल वाले ले लेते हैं। हमने सेल किए इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किए आपने, और कितने किए हैं वो आपको देखने हैं एक बार। तो देखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपको दे रखी है कि आपने किए हैं 1,60,000 के, और इतने ही आपने परचेज भी किए हैं। तो 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए हैं, लेकिन आपको फिर नोट टू अकाउंट्स में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। तो ये तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कहा कि 1,60,000 रुपये की कॉस्टिंग थी उनकी इन्वेस्टमेंट की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस देखिए 1,60,000 प्लस 20,000 आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 1,80,000। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये बताया हुआ है कि 1,60,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए, तो वो कॉस्ट तो आपको बता दी, लेकिन वो कितने में सेल किए हैं, 20,000 के प्रॉफिट पे सेल किए हैं, वो आपको नोट टू अकाउंट्स में पता चला। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। एक फिक्स असेट्स भी आपने सेल किया है जिसकी जो सेलिंग प्राइस है 16,000 वो आपको दे रखी है। ठीक है, फिर आपने परचेज़ किया, परचेज़ क्या किया, परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया कितना का, 1,60,000 का, ये आपको बताया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने। फिर हम परचेज़ ऑफ फिक्स असेट्स, ये हमने कैलकुलेट किया था अकाउंट बना के कि हमने कितना परचेज़ किया फिक्स असेट्स। तो हमने अकाउंट बनाया था तब हमारे पास बैलेंस जो है फिक्स असेट्स का परचेज़ का वो हमने कैलकुलेट किया था 4,80,000। तो ये 4,80,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है।
इसके अलावा बाकी कोई असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो बस ये 4 ही इंफॉर्मेशन है इसमें। तो बस अब हम इसकी टोटल लगा देंगे। टोटल जब हम इसकी लगाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल टोटल आएगी वो आएगी 4,44,000 माइनस के, 4,44,000 माइनस के। इसे हम क्या कहेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको आप आउटर में लेके जाओगे। फिर हम चलते हैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ। थर्ड एक्टिविटी है सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो आप शेयर कैपिटल को एनालाइज करो। शेयर कैपिटल को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है 19 में था 12 लाख और 20 में हो गया 14 लाख। तो वो हमने इशू की है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और वो हमने कितना इशू किया है, वो किया है 2 लाख का। इसके बाद में हमने डिबेंचर का रिडम्पशन किया, तो यहाँ पे लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और वो हमने किया है कितना, 2 लाख का और प्लस 20% प्रीमियम पे। तो ये जो अमाउंट आएगी वो 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000 आएगी, ब्रैकेट में आएगी ये। इसके बाद हमने डिविडेंड पेड किया, प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड आपको लिखना है उसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का पेमेंट होगा उसका। तो 60,000 उसका ओपनिंग बैलेंस है, वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब आप इसकी क्या करोगे, फाइनल टोटल। फाइनल टोटल जब आप करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 80,000। तो आप उसे ब्रैकेट में लिखोगे, जिसे हम कहेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसे हम आउटर में लेके आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, इन तीनों कैश फ्लोज की, जो तीनों कैश फ्लोज है आपके पास, उनकी फाइनल टोटल करोगे। तो फाइनल टोटल जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 524 प्लस की टोटल और इन दोनों माइनस की टोटल को मिला के आपके 524 हो जाएंगे माइनस के। तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट इंक्रीज इन कैश कितना होगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा नील। ठीक है, तो आपके पास कोई भी कैश का बैलेंस भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन में आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी नील है। तो क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आ जाएगा, नील ही आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी आपके पास क्या है, नील है। तो मतलब आपके पास कैश का बैलेंस ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। क्योंकि अगर कैश का बैलेंस होता और हमारे नहीं लाता तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैश का बैलेंस ही नहीं है तो इसका मतलब हमने जो निकाला है कैलकुलेशन वो सही है, उसके अकॉर्डिंग कैश का कोई भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हमने चार एडजस्टमेंट की है। एक तो हमने असेट्स वाली, जो फिक्स असेट्स सेल करते हैं वो वाली, फिर हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाली, और फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वाली, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाली। तो किस तरीके से वो एडजस्ट हुई है वो आपने देखी है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।